नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ज्ञान सागर कोचिंग 01 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 2 क्लास लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का। तो क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें पहला पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आज पार्ट 2 है। आज हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसा प्रक्रिया जिसमें दो या दो शरीर पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका, उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। तो देखते हैं, यानी उत्पाद यानी अभिकारक क्या कहेंगे? अभिकारक तब उत्पाद होगा। अभिकारक, अभिकारक क्या है? तो अभिकारक किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे देखा जाए, उदाहरण में यदि समझा जाए तो ये क्या हाइड्रोजन है और ये क्या है? क्लोरीन है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ संयोग करता है, यानी अभिक्रिया करती है, तो क्या बनेगा? दोनों साथ दो अभिकारक हो गया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या कहलाएगा? तो ये दोनों क्या होगा? अभिकारक होगा। ये बता, अभिकारक जब होगा तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। दो अणु किसका? दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, तो दो लग जाएगा संतुलन होने के लिए। अब आगे देखा जाए तो अभिकारक किसे कहेंगे? जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। यानी उत्पाद किसे कहेंगे? यानी प्रतिफल। उत्पाद का ही नाम है प्रतिफल। तो प्रतिफल किसे कहेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कौन होगा? तो यही होगा प्रतिफल। इसी का एग्जांपल जैसे देखा जाए, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। किसका निर्माण होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, है ना। तो इसमें देखा जाए तो मैग्नीशियम लेना पड़ेगा दो, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? ये कहेंगे प्रतिफल। और ये क्या होगा? ये होगा अभिकारक और ये क्या होगा? प्रतिफल। ये क्या होगा? प्रतिफल होगा। आगे देखा जाए, हेडिंग 2 अगला, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का क्या तरीका है? कैसे हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो पहला है गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया जब होगा
तो गैसों का निष्कासन होगा, यानी गैसों की क्या होगा, निष्कासन यानी उत्पत्ति होगा। गैसों का उत्पत्ति होगा, जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें गैस भी निकलता है ना। देखा जाए रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है ना। क्या क्या उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे लिया गया जिंक को, जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक भी ले सकते हैं, अम्ल तो ले ही सकते हैं। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ध्यान से देखा जाए तो जिंक पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, सल्फेट पर हो जाएगा कितना, -2, और एक हाइड्रोजन पर प्लस है तो 2 हाइड्रोजन पर क्या होगा, +2 होगा। अब ये प्लस माइनस को क्या किया, आकर्षित कर लिया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, निकल गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो गैसों का भी उत्पत्ति होता है। कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस, है ना। तो यहाँ लिखना है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक अभिक्रिया में, तो इस तरह लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। गैसों का उत्सर्जन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है। तो एग्जांपल लेना है कि जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या निकल गया। ये हिंदी में भी लिख सकता है, ये क्या है, जिंक है। यानी जब जिंक को, है ना, पॉइंट देके लिखना है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक को तनु सल्फ्यूरिक, है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण के रूप में किसका, तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। और साथ ही हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो समीकरण ज्यादा थ्योरी रखने की आवश्यकता नहीं है, बस समीकरण पर हल्का ध्यान देना है कि जब जिंक, है ना, जब जिंक और ये क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलकर के अभिकारक का काम किया है और किसका निर्माण हुआ, ये दोनों क्या होगा, प्रतिफल हो गया। तो जिंक सल्फेट, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ये क्या है, धातु है, जिंक क्या है, धातु है, और ये क्या है, अम्ल है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण, ये क्या है, लवण, और ये लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी पहला पॉइंट हो गया गैस की उत्पत्ति, यानी गैसों का निष्कासन। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में क्या होगा, ये गैस का निष्कासन हुआ।
अब ये होगा रंग में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन कैसे होता है ध्यान देना है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग का भी परिवर्तन होता है, लिखना है रासायनिक अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है, रंग का परिवर्तन होता है। जैसे तो देखा जाए कॉपर सल्फेट एक लेते हैं मीडियम, क्या लिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को यदि देखा जाए तो ये नीला रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीला रंग का। इसमें जब लोहा का कील डाल देते हैं, आयरन को डाल दे तो देखो ध्यान से, तो ये क्या करता है, ये ज्यादा अभिक्रियाशीलता है। किसका? क्रियाशील है। क्यों? कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है आयरन। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कॉपर को हटा करके यानी यहाँ बनाएगा Fe+2 है ना, और Cu+2 और -2। तो ये क्या करेगा, ये प्लस इससे जुड़ जाएगा यानी क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट बना लेगा। और साथ में क्या, बेचारा कॉपर एक काला ही रह जाएगा। तो ध्यान से देखा जाए तो क्या ये भूरा रंग का होता है। क्या किस रंग का होता है? ये भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का, है ना। तो देखा जाए कि जब कॉपर सल्फेट में यदि आयरन के कील को डाल देते हैं तो रंग में परिवर्तन हो गया। नीला था अब हो गया किस रंग का? भूरा रंग का, है ना। आगे देखा जाए कॉपर सल्फेट का रंग पता है नीला होता है, और आयरन का लोहा का कील है, लोहा का कील जब कॉपर सल्फेट में डाल देंगे तो इसका रंग बदल जाता है। इस विलयन का रंग बदल गया, कैसा? भूरा रंग का हो जाता है, यानी आयरन सल्फेट बना लेता है। और ये एकल विस्थापन में भी आगे पढ़ेंगे तो यही समीकरण होगा। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, रासायनिक अभिक्रिया का पहचानने का तरीका। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट उसका है अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें? अवस्था में परिवर्तन होता है। ध्यान देना है, एक कोयला को जलाते भी हैं तो जलाने के बाद कोयला जलना, मोम का जलना, है ना, मोमबत्ती कैंडल को जब जलाते हैं तो ध्यान देना, जब ये कैंडल है, जब ये कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल जल करके ये मोम जो है किस अवस्था में चल जाता है। ये आराम से देखने के बाद एक सॉलिड है और जलाने के बाद ये मोम डायरेक्ट गैस में बदल जाता है जाकर के, है ना। तो ये बताइए अवस्था में जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवस्था में भी परिवर्तन होगा। ये ठोस से किस में? गैस में परिवर्तन हो गया। तो जब रासायनिक एक कोयला को जलाया होगा तो वो क्या है, कोयला ठोस रहता है, लेकिन जलाने के बाद जो राख बच जाता है तो उसके अवस्था में ठोस तो वो नहीं हो पाया, तो वो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो गया। देखा जाए ध्यान से, तो तीसरा पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ये रासायनिक अभिक्रिया का पहचानने का ये तीसरा पहचानने का तरीका है। अवस्था में परिवर्तन जब होगा तो हम कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसमें। जैसे यहाँ लिखना है रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ध्यान देना है कैसे। तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं मैग्नीशियम को। किसको लेते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब लेते हैं, जब इसको एक मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का चूर्ण जानता है ना, जल करके राख जो बचता है, दो मैग्नीशियम ये बैलेंस करने के लिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम का चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये बताओ मैग्नीशियम रेवन था, मैग्नीशियम और जलाएं ये अवस्था में परिवर्तन हो गया। और देखा जाए और एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन है और ये क्या है? क्लोरीन है।
ये भी गैस अवस्था में है और ये भी गैस अवस्था में है। दोनों जब संयोग किया तो क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन तो 2 लगेगा, यानी ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। यानी ये क्या हो गया, द्रव में हो गया, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में हो गया। कह सकते हैं कि गैस जब रासायनिक अभिक्रिया होता है इस तरह जब देखेंगे तो ये गैस, ये भी गैस, और क्या बना लिया, लिक्विड फॉर्म में बना लिया, यानी लिक्विड अवस्था में चल गया। किसके फलस्वरूप, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में भी परिवर्तन होता है। पहला गैस का निष्कासन, दूसरा बताए थे रंग में परिवर्तन होता है, तीसरा बताए अवस्था में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो 100% अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगला देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट अगला है तापमान में परिवर्तन। क्या है, तापमान में परिवर्तन। ध्यान से देखा जाए, चौथा जो पॉइंट होगा ये होगा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, जब तापमान में परिवर्तन होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में, जिस तरह लिखवा रहे सब में, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल यदि देखा जाए इसमें तो एक ही एग्जांपल है इसका, यही बार रिपीट करते हैं इसमें, ताकि ज्यादा एग्जांपल देंगे तो याद करने में दिक्कत होगा। एक लेते हैं जिंक, ये भी धातु है, आयरन भी क्या है, धातु है। जिंक को अभिक्रिया कराते हैं किससे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से एसिड से अभिक्रिया के साथ इस टाइप का हम बताए थे समीकरण। जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये क्या करेगा, जिंक पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। तो ये प्लस माइनस क्या होता है, आकर्षण करेगा, आकर्षित करेगा इसको, जिंक सल्फेट को। यानी जिंक जब सल्फेट को आकर्षित करेगा तो जिंक सल्फेट हो गया, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये बताए थे समीकरण। लेकिन ये दोनों जब अभिक्रिया करता है जिस बर्तन में, एक बर्तन है यहाँ, इसमें क्या किए, अच्छी तरह से बर्तन बनाते हैं। एक बर्तन में पहले से डाल दिए थे जिंक का कुछ चूर्ण पाउडर, जिंक। उसके बाद बाहर से मिला दिए किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। अब पहले से था जिंक। तो जब दोनों में अभिक्रिया होता है तो ये बर्तन क्या होता है, गर्म हो जाता है। पहले था ठंडा, अब हो गया गर्म। तो कहेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो तापमान में भी परिवर्तन हुआ। तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यहां तक क्लियर आ गया होगा समझ में। और इस बर्तन में धीरे धीरे जब जिंक पहले डाला हुआ था, डाले थे उसको, उसके बाद किसको डाले, सल्फ्यूरिक अम्ल को। कुछ समय, कुछ सेकंड के बाद इस बर्तन से बुलबुला निकलने लगा। यानी वो बुलबुला किसका है, तो ये हाइड्रोजन गैस का है। जब माचिस का तीली यहाँ से वो इसको ढक करके एक पाइप के जरिए इस बुलबुले गैस को यदि माचिस के तीली जलाते हुए माचिस के तीली में ले गए तो ये आवाज करने लगा, पॉप पॉप की आवाज की, है ना, यानी फटफट की आवाज से ये
जलने लगा, कौन? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन ये भी पूछता है हाइड्रोजन गैस जलने का बाद, तो याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि तापमान में भी परिवर्तन होता है, इतना पूछेगा डिटेल से कि जब जिंक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जिस बर्तन में यह रासायनिक अभिक्रिया होगा उस बर्तन क्या होगा? गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो चौथा अवस्था तक हम लोग देख लिए, चौथा तक देख लिए। पांचवा है अपक्षेप का निर्माण, यानी अपक्षेप का बनना। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अपक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अपक्षेप का निर्माण होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो विलयन से ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। विलयन से ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस पदार्थ पृथक होता है। पृथक मतलब जमा होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से ठोस पदार्थ पृथक होता है ना। यही पृथक जो जमा हुआ है पदार्थ, इसी को क्या कहेंगे? अपक्षेप कहेंगे। जैसे अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को, ये हो गया सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, AgNO3 से अभिक्रिया करता है, तो देखना क्या बनता है इसमें। देखा जाए इसमें क्या बनता है। तो सोडियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस है और क्लोरीन पर कितना? तो माइनस है। Ag पर प्लस है और नाइट्रेट पर कितना? माइनस है। ये प्लस ये माइनस के साथ और ये सिल्वर ये क्लोरीन के साथ, तो क्या निर्माण लिया? तो AgCl बना और साथ में सोडियम नाइट्रेट का निर्माण हुआ NaNO3, यानी इसका नाम है, लिख लेना हिंदी से। जिस बच्चा को ये सब फार्मूला में दिक्कत है तो शुरुआत में जाकर के देखे वीडियो, ये सब पढ़ा दिए थे। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, यहां लिखा है सोडियम क्लोराइड। इसका निर्माण हुआ, किसका निर्माण हुआ? इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। जब इस अभिक्रिया को यदि देखा जाए ध्यान से, तो ये सिल्वर जो क्लोराइड है, ये बर्तन देते हैं। पहले इस विलयन में था सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में क्या डाल दिए? सिल्वर नाइट्रेट। दोनों मिक्सचर हो गया। मिलने के बाद नीचे जो बर्तन का जो नीचे है, इस पार्ट पर सफेद टाइप का एक ठोस रूप एक परत जमा ले लेता है नीचे। इसी ठोस परत जो होता है ये सफेद रंग का होता है, सिल्वर क्लोराइड। ये पृथक जमा हो जाता है नीचे, यानी ये अपक्षेप, मतलब ये घुल जाना चाहिए विलयन में, लेकिन घुलने के बजाय ये जमा हो जाता है, यानी इसी को कहते हैं अपक्षेप। यानी अपक्षेपण अभिक्रिया इसी को बोला जाता है। जब अपक्षेप का निर्माण हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे? अपक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अपक्षेपण अभिक्रिया है जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या किसका निर्माण होता है? सिल्वर क्लोराइड यही अपक्षेप का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अपक्षेप का भी निर्माण होता है। क्लियर? और अगला क्लास
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण कितना प्रकार का होता है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे और उसको भी संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना भी सीखेंगे। कैसे पहचान किया जाता है संतुलित को, कैसे रासायनिक समीकरण को पहचान किया जाएगा, है ना। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। आज तक यहीं तक, धन्यवाद।